नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग जो है वर्गीकी जो घटना चक्र 2022 के अंतर्गत वर्गीकी के प्रश्नोत्तर देख रहे थे, जो आए हुए प्रश्न थे। और इसमें हम लोग 106 प्रश्न कर चुके थे और ये जो है 2 भाग में ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है। और ये अगला पार्ट इसका होगा 107 नंबर क्वेश्चन से। तो हम लोग देखते हैं अगले पार्ट को। कैनोला मानव भोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार के तिलहन सरसों की किस्मों को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल में इरूसिक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। जो कैनोला होता है, ये जो है इसमें इरूसिक अम्ल की बहुत अम्ल मात्रा होती है, यही इनकी विशेषता है। कैनोला खाद्य तेल एक प्रकार है जिसे प्राथमिक और कीथ डाउनी तथा बॉल्डर स्टीफेंसन द्वारा 1970 में कनाडा में उत्पन्न किया गया था। कैनोला के बीजों का उपयोग खाद्य तेल के उत्पादन में होता है, जो मानव उपभोग के लिए अनुकूल होता है, क्योंकि इसमें पारस्परिक रैपसीड तेलों की तुलना में इरूसिक एसिड की मात्रा कम होती है। इरूसिक एसिड की काफ़ी कम मात्रा के अतिरिक्त इसमें पोषक गुण भी अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है। बी ऑप्शन सही है। जीवाणु अति सूक्ष्म एवं साधारण जीव है। इसकी लंबाई 2 माइक्रोन से 4 माइक्रोन तक होती है। कुछ जीवाणु 60 माइक्रोन तक की लंबाई के होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवाणुओं को कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि यह किसी वस्तु को 1500 से 2000 गुना, कुछ में 400 गुना, 4000 गुना बड़ा कर दिया जाता है। तो इसमें कंपाउंड खुर्दबीन से देखा जाता है बैक्टीरिया को। अगला क्वेश्चन है, स्पॉन्जी टिश्यू स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है। क्या था? एक अल्फांसो आम था, उसमें जो है स्पंजी ऊतक बीमारी देखी गई थी। स्पंजी टिश्यू एक ऐसा विकार है जो फलों में मुख्यतः अल्फांसो आम की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इस विकार के कारण आम कच्चे और अम्लीय रह जाते हैं, वो पकते नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, क्योंकि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ तो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। मतलब कुछ जीवाणु में जो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। तो इसमें जो है ए सही है, परंतु आर गलत है। मतलब जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता। पोषक के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये जीवाणु 2 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी होते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक का अभाव होता है। कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। सूक्ष्म जीवाणु या बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। ये जीवित व मृत सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति या जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली और फूल ना देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो जीवाणु होते हैं सबसे सरल अतिसूक्ष्म और एक कोशिकीय आद्य प्रिमिटिव जीव हैं, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। जीवाणुओं को जीवाणु हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। इसका अध्ययन जीवाणु विज्ञान में किया जाता है, बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विचार करिए और कथन कारण दिया गया। मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, सही है। और कारण मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। नहीं, वो जल की खोज में जो है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसमें सी गलत हो जाए, आर गलत हो जाएगा, क्योंकि तापमान की वजह से नहीं बल्कि जल की वजह से होता है। ये सही है, आर गलत। मरुस्थलीय पौधों के अंतर्गत कैक्टस, मदार इत्यादि, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं, जो कि शुष्क वातावरण में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेने की क्षमता रखते हैं। इन पौधों में जड़ तंत्र, रूट सिस्टम मृदा से जल की खोज के लिए काफ़ी लंबे हो जाते हैं तथा इनके तने छोटे रूपांतरित कभी कभी भूमिगत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पौधों
की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है। जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में क्रिएटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी 20 से 30 फीट मूसले जड़ होती हैं, उनको कहा जाता है क्रिएटोफाइट्स। इनकी जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं। क्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनमें जल को संचित रखने में विशिष्ट तरीके से विकसित हो जाते हैं। इन पौधों में जड़ें अत्यधिक लंबी होती हैं जो भूमि में काफ़ी गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करती हैं। क्रिएटोफाइट्स की जड़ें वस्तुतः 25 से 30 मीटर तक लंबाई ग्रहण करके भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुद्भिद कहते हैं। शुष्क जलवायु में जो होते हैं, शुष्क वातावरण में या मरुभूमि जैसे वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को मरुद्भिद जीरोफाइट कहते हैं, जो अपने शरीर को शुष्क वातावरण के प्रति पूर्णतः अनुकूलित कर लेते हैं। जल के उतस्वेदन को कम करने के लिए इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अंतर्गत नागफनी, मदार, नेरियम, ब्रायोफिलम इत्यादि पौधे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं, तो मरुभूमि के पादप अधिकतर मांसल होते हैं। मरुभूमि में पाए जाने पौधे कुछ भाग जल को संचित रखने के लिए अधिक मांसल तथा स्थूल होते हैं, क्योंकि उसमें जल का संग्रह किए रहते हो। पौधे, अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको हेलोफाइट कहा जाता है, लवण मेरोद्भिद कहा जाता है। उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल या मृदा में उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। तो गन्ना जो है, राइजोबियम जो है फलीदार पादपों के लिए होता है, न कि गन्ने के लिए। नमकीन पानी में उगाए गए थैलोफाइट्स को थैलोफाइट्स कहते हैं। नमकीन पानी में जो उगाएंगे थैलोफाइट्स कहेंगे। सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन होता है। तो ये जो है 1 और 4 सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है, कथन एक सत्य है। बीजों में सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन जिबरेलिन या साइटोकाइनिन है, अतः कथन 4 भी सही है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक एसिटोबैक्टर है, अतः कथन 2 असत्य है। नमकीन पानी में उगने वाले को हेलोफाइट्स कहते हैं, अतः कथन 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। यांत्रिक अवलंब के लिए होते हैं, ना ही जल के लिए, न छाया, न भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए होते हैं। अधिपादप या एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी पोषक तत्वों पर यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। इन्हें वायु पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा में नहीं लगी रहती हैं। इसके अंतर्गत आर्किड्स के पौधे आते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं, जड़ के बालों द्वारा करते हैं। डी ऑप्शन सही है। पौधों अपनी जड़ों के बालों द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ों के बाल रूट हेयर्स एक प्रकार की पतली भित्ति वाली एक कोशिकीय संरचनाएं हैं जो जड़ों के बाहरी भाग एपिडर्मिस से निकलती हैं। ये अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट कहते हैं। हाइड्रोफाइट क्या कहते हैं? तो एक जलीय पौधे होते हैं, जल में उगते हैं, उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है।
बहुत अधिक जल H2O वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट या जलोद्भिद कहते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं जिनमें वायु भरी होती है, जो पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। इन पौधों में यांत्रिक ऊतक भी बहुत कम विकसित होते हैं, इनका पूर्ण अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। तो ये जल का अपघटन होता है, जल का प्रकाश अपघटन, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल H2O के अणु टूटकर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। इसमें H2 आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जल का प्रकाशीय अपघटन प्रकाश क्रम में संपन्न होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी या डेट्राइटोर है? इसमें कौन कौन है अपरदहारी हैं? तो इसमें है केचुआ होते हैं, मिलीपीड है और कास्टयूका या वुडलाइट्स हैं। ये जो है अपरदहारी हैं। डेट्राइटोवोर्स अपरदहारी हेटेरोट्रॉफ जो अपना पोषण अपरद मृत या सड़े गले पौधों से जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। केचुआ, कास्टयूका और सहस्त्रपादी ये सब अपरदहारी हैं, डिकम्पोजर की तरह होते हैं। निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है बताना। स्वजीवी उत्पादक होते हैं, मृतोपजीवी विबंधक, परोपजीवी उपभोक्ता और तृणपक्षी जो है गौड़ उपभोक्ता, यही है सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित हैं। उत्पादक स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उपभोक्ता परोपजीवी होते हैं अर्थात दूसरे जीवों में अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। विबंधक मृतजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता न होकर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत हरित पादप आते हैं। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं प्राथमिक पोषक या उत्पादक कहलाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के लवक या क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों में निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। दिया है कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरामिनिफेरा। इसे पूछ रहा है कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक हैं। प्राथमिक उत्पादक कौन है महासागरों में? तो इसमें 2 और 3 है, साइनोबैक्टीरिया और डायटम जो है प्राथमिक उत्पादक होते हैं महासागरों में। साइनोबैक्टीरिया पानी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। डायटम प्रकाश संश्लेषण करने वाले शैवाल हैं। ये ताजे समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं। ये जलीय खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक हैं। फोरामिनिफेरा विषमपोषी जीव है जो छोटे जीव कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं। कॉपीपोड्स छोटे क्रिटेशियस का एक समूह है जो मीठे या खारे दोनों तरह के जल में पाए जाते हैं। ये महासागरों के प्रमुख प्राथमिक उपभोक्ता हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्कीबैक्टीरिया एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा एथेन, मेथेन, अम्ल, एल्कोहल। तो इसमें मेथेन हो जाएगा। आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मेथेन को। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। ये मिथेनोजेंस समूह अवायु होते हैं। ये दलदल वाले स्थानों पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मेथेन के उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं?
तो अधिकांश की जो है वातक तंत्र से श्वसन करते हैं, वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। डी ऑप्शन सही है। सभी कीटों में श्वसन क्रिया होती है जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं। इनमें श्वसन के लिए वायु नलियों या ट्रैकी का जाल बिछा रहता है जिसे वाहक तंत्र कहा जाता है। यह तंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में सहायक होता है। क्वेश्चन, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछलियां जो है तल के निकट पानी नहीं जमता, बल्कि ऊपर जो है तो ऊपरी सतह जम जाता है लेकिन नीचे की सतह नहीं जमते, जिससे उसमें जो भी जीव होते हैं जलीय जीव जीवित रहते हैं। तो सी ऑप्शन सही है। सर्दियों के मौसम में जब बाहरी तापमान जल के हिमांक बिंदु से कम हो जाता है तब झीलें तथा नदियाँ जम जाती हैं, परंतु इस दिशा में झील या नदी केवल की ऊपरी सतह ही जमती है। ऊपरी सतह के नीचे जल अपने तरल रूप में विद्यमान होता है, इसलिए मछलियाँ एवं अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में भी जीवित रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाल ले जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती हैं। सी ऑप्शन सही होगा। जल से मत्स्यों को या फिश को बाहर निकाल दिए जाने पर वे मर जाती हैं क्योंकि वे श्वसन क्रिया नहीं कर पाती। मछलियों के श्वसन में के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन का भी ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। जो उनके गलफड़े होते हैं जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है उसके लिए ही अनुकूलित होते हैं, बाकी खुले में ऑक्सीजन नहीं ले सकती। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है तो गलफड़ों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, सेब के फल में लाली का कारण क्या है? सेब के फल में एंथोसायनिन लाली का कारण होता है। एंथोसायनिन, सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक बड़ी लवक लाल नारंगी रंग के बण जैसे कैरोटीन, गाजर में जो गाजर का रंग होता है वो कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर में लाइकोपीन की वजह से लाल होते हैं। पीले रंग के बण जैसे जेंथोपिल, हल्दी में तथा चुकंदर में बीटरनिन बड़क होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। पपीते में लाल रंग का कारण क्या है? तो पपीते में जो है कैरिकाजेंथिन है। सी ऑप्शन है। पपीता वनस्पति का नाम कैरिका पपाया है। कैरिका पपाया उसका नाम भी है। कैरिकाजेंथिन इसका पाया जाता है पीला कलर। कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कि विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। इसमें उपस्थित पैपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीते में उपस्थित कैरिकाजेंथिन बाड़क के कारण इसका रंग पीला होता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है। इसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और इसके फल का गुदा नारंगी रंग का होता है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? ये जो है अंडमान द्वीप में खोजी गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिक अंडमान द्वीप में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों से केले की एक नई प्रजाति खोजा जिसे मूसा अंडमानेसिस नाम दिया गया है। इस नई प्रजाति की ऊंचाई लगभग 11 मीटर है, जबकि सामान्य केले की प्रजाति लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंची होती हैं। गुच्छे में पकने के पहले यह केला हरे रंग का ही रहता है, लेकिन पकने के बाद इसके छिलके पीले और गूदे रंग नारंगी हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? तो ये जो है चीन, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, ये ऑप्शन हो जाएगा। जीवित प्राणियों का समूह चीन, अमेरिकी, भारतीय, काले अफ्रीकी एक ही स्पीशीज होमो सेपियंस से संबंधित है, जबकि शेष विकल्प में जंतुओं का समूह अलग अलग स्पीशीज से होता है। खमीर एक उदाहरण है। खमीर जो है कवक का उदाहरण है। खमीर एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है। यह शर्करा युक्त कार्बनिक पदार्थों में बहुतायत में पाया जाने वाला विशेष प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट और मशरूम। ईस्ट और मशरूम भी एक फंगई हैं, फफूंद हैं। ईस्ट और मशरूम फफूंद अर्थात कवक फंगई ये पर्णहरिम रहित तथा
संवहन ऊतक रहित होते हैं, ना इसमें पर्णहरित क्लोरोफिल टाइप भी नहीं होता और संवहन ऊतक भी नहीं होते हैं, जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ईस्ट यस्कोमाइसिटीज कुल का है, जबकि मशरूम बेसिडोमाइसिटीज कुल का है। अगला क्वेश्चन, मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। अगला क्वेश्चन है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है तो एक कवक होता है, फंगई होता है। अगला क्वेश्चन है, कपास का प्रमुख घटक है तो इसमें जो है कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज होगा। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% होती है। इसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूह में से किन में ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं? तो नाइडेरिया, कवक और आदि जंतु या प्रोटोजोआ जिसे कहते हैं, ये तीनों जो है ऐसे जीव हैं जो सहजीवी संबंध बना सकते हैं। सहजीविता 2 या 2 से अधिक प्रजातियों के सदस्यों के मध्य सहजीवी संबंध है। नाइडेरिया समूह के सदस्य का डाइनोफ्लैजेलेट शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन शैवाल और कवक से जुड़े सहजीवी संबंध प्रदर्शित करते हैं। प्रोटोजोआ का सहजीवी संबंध बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के साथ पाया जाता है। प्रकृति में निम्नलिखित में से किन जीवों में मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है? तो इसमें जो है लाइकेन और मास है, जो मृदा विहीन सतह पर भी जीवित रहने की संभावना हो जाती है। लाइकेन और मास, इसे हम लोग काई कहते हैं। लाइकेन थैलोफाइटा समूह के सदस्य हैं जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इनमें कवक और शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी होता है। कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन शैवाल को देता है तथा शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। इस तरह लाइकेन विकास हेतु मिट्टी की आवश्यक तत्व नहीं है। मांस एक बिना पुष्प वाला पौधा है जिनमें तने और पत्ते होते हैं। ये बीजाणु उत्पन्न करते हैं, परंतु इनमें कोई स्पष्ट मूल जड़ संरचना नहीं होती। छाया और नमी मिलने पर ये कहीं भी उग सकते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, इसे म्यूटियलिज्म कहते हैं, सहजीविता कहा जाता है। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटियलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, जो स्वयं तथा कवकी घटक के रूप लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले कवकी घटक शैवाल को जल और खनिज उपलब्ध कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर्य हैं? ये जो है शैवाल और कवक के हैं। लाइकेन निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पति का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। इन आधारों में वृक्षों के पत्तियों एवं छाल, प्राचीन दीवारों, भूतल, चट्टान, शिलाओं मुख्य हैं। वास्तव में लाइकेन 2 पूर्णतः भिन्न वनस्पतियों में से एक द्वैध पादप होता है। इन वनस्पतियों में से एक है शैवाल, दूसरा कवक, किंतु इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य है कि इनसे बना लाइकेन एक ही पौधा प्रतीत होता है। इस सहचर्य में अधिकांशतः कवक ही होता है, जो शैवाल वाले अंग के ऊपर एक थैली की भांति आवरण होता है तथा थैलस के आकार के लिए उत्तरदायी होता है। दोनों वनस्पतियों की मिश्रित वृद्धि से लाइकेन को एक विशेष आकार और संरचना प्राप्त होती है, जिससे लाइकेन कई कुल और जातियों में विभक्त हो जाते हैं। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। अगला क्वेश्चन है, नोस्का पिन किससे प्राप्त होता है? तो नोस्का पिन पोस्ता या पापी से प्राप्त होता है। चिकित्सीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नोस्का पिन पोस्ता से प्राप्त होता है। हेरोइन प्राप्त होती है, तो हेरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। यह सफ़ेद रंग का पाउडर जिसमें अफीम पोस्ता से प्राप्त मॉर्फिन
के संश्लेषण से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? तो ये जो है फल से प्राप्त होती है मॉर्फिन। मॉर्फिन पोस्ता वैज्ञानिक नाम पेम्पेवर सोमेनिफेरम के अपरिपक्व फलों से प्राप्त होती है। पोस्ता का पौधा आवृतबीजी पादप है जिससे अफीम तथा हेरोइन भी प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन शब्द की उत्पत्ति मॉर्फियस से हुई है तथा इसका उपयोग दर्द निवारक औषधि तथा निद्रा कारक के रूप में किया जाता है। मॉर्फिन का सीधा प्रभाव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन है अफीम प्राप्त होती है? तो अफीम बिना पके फल के लैक्टस से प्राप्त होती है। अफीम के पौधे दूध लैक्टस को सूखा कर बनाया गया पदार्थ है। अफीम को दूध निकालने के लिए उसके कच्चे या परिपक्व फल में एक चीरा लगाया जाता है जिसका दूध निकलने लगता है जो निकल कर सूख जाता है। अगला क्वेश्चन है अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम का मुख्य अवयव है तो ये मॉर्फिन होता है मुख्य अवयव अफीम का। पेम्पेयस सोमेनिफेरम या पेम्पेरेसी कुल का प्रमुख पौधा जिसके अपरिपक्व कैप्सूल के दुधिये लैक्टस से अफीम अर्थात ओपियम प्राप्त होता है। अफीम से अनेक एल्काइड जैसे मॉर्फिन कोडीन पेम्पेवरिन आदि प्राप्त किए जाते हैं। अफीम में मुख्यतः मॉर्फिन नामक एल्कोलाइड प्राप्त पाया जाता है। अफीम अनेक औषधियों के शांतिकर रूप में प्रयुक्त होता है। अफीम की लत हानिकारक होती है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो अफीम का वानस्पतिक नाम पेम्पेवर सोमेनिफेरम है। तो दोस्तों जो है ये वर्गीकरण से संबंधित जितने भी टैक्सोनॉमी से संबंधित जो भी क्वेश्चन थे और जो भी नोट्स थे इसके घटना चक्र 2022 में जो भी दिया गया सारा कंप्लीट हो चुका है और हम लोग अब इसके आगे के चैप्टर देखेंगे। यदि आपको सीरीज ये पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करें।